नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर कड़वाल सर इंग्लिश। अपन बेटा यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन की, और थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन 2026 वाली यहाँ लेवल 1 और लेवल 2 थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन में आपका पार्ट नंबर 37 है। इसकी बातें अपन वहां पर कर रहे हैं आपका, ठीक है। अभी खूब सारे सवाल अपन ने कर लिए, 5वां शतक अपन ने लगा दिया, 520 सवाल अपन ने पढ़ लिए। आज बारी है 521 वाले सवाल की, तो सवाल पढ़ना बच्चा इसमें। अगले ने यहां पर सवाल जो हमसे पूछा है वो ये पूछा है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही या शुद्ध वर्तनी वाला है उसे आपको वहां पर हमें छांट कर देना है, ठीक है। उसके तहत हमें बताना है। तो जो आपका मिस स्पेल्ड का अशुद्ध वर्तनी छांट दो, बाहर कर दो, सही वर्तनी को पहले लेकर आ जाओ। तो इसमें आंसर रहेगा ये पहले वाला। स्पेलिंग बोलकर याद कर लेना, MAINTENANCE, ठीक है। तो ये जो पैटर्न आपके पास में बच्चा, ये है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, उसके साथ में से अटैच करके आपका वहां पर दिया गया है, जोड़ा गया आपका, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ 522 पे। यहां ये प्रोवर्ब कई बार एग्जामिनेशन में आई है। अब आप कोशिश करना कि आप इसे ठीक तरीके से वहां पर रख सको। ये एक्चुअल में इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है आपका, लोकोक्ति और मुहावरे हैं, उनके साथ में जुड़ा हुआ आपका पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ये जो पैटर्न है यहां पर आपका प्रोवर्ब्स के तहत भी रखा जा सकता है, आपकी कहावती अर्थ है उनके साथ भी आपका वहां पर रखा जा सकता है, ठीक है। तो आप गौर ये करेंगे कि जो हमारी प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब का मतलब आपका वहां पर कहावत है। कौन सी कहावत? ए बर्ड इन द हैंड, एक पक्षी जो हाथ में है, इज वर्थ टू इन द बुश, वो वहां पर झाड़ी में 2 पक्षियों से ज्यादा बेहतर है। तो ये हमेशा अच्छा होता है कि जो आपके पास है उससे आप संतुष्ट हो जाएं, बजाय उसके बारे में कि आपके पास क्या नहीं है उसकी चिंता करें, ठीक है, उसकी तरफ ना भागें। तो आंसर ये रहेगा कि इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड, ये अच्छा है कि आप संतुष्ट रहें विथ व्हाट यू हैव, जो आपके पास है, देन टू रिस्क लूजिंग इट बाय ट्राइंग टू गेट समथिंग बेटर, बजाय इसके कि ज्यादा अच्छे की चाह में इसे भी खोने का जोखिम उठा लें। ये कतई वहां अच्छा नहीं है। अगले सवाल पे आए आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट टेंस। ये बच्चा अपने पास में सवाल है, वो सीक्वेंस ऑफ टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है, और ये कौन से मैनर में आएगा? आपका टेंस के मैनर में आएगा, ठीक है। यहां अगले ने आपको क्या बताना चाहा है, इसको देखना जरा वहां पर आपका कि बाई द टाइम वी रीच द थिएटर द मूवी। तो बेटा बाई के साथ में टाइम दिया हुआ, तो बाई प्लस टाइम किस में जाता है? फ्यूचर परफेक्ट में जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में अपन लगाते क्या है? विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आंसर रहेगा विल हैव स्टार्टेड। स्टार्ट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, इस तरीके से। अगले पोर्शन पे आ जाओ आपका 524 वाला सवाल जो आपका है कि द फंक्शन ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज। ये बड़ा सवाल अपने पास में है टीचिंग मेथड्स का। टीचिंग मेथड्स के साथ में इस चीज को आपका वहां पर रखा जा सकता है, इस चीज को वहां पर आपका समझा जा सकता है मेथोडोलॉजी के साथ में। तो रेमेडियल टीचिंग का फंक्शन क्या है, इसका कार्य वहां पर आपका क्या है, वो सुनना आपका। रेमेडियल टीचिंग जो आपका निदानात्मक है, उपचारात्मक है, आपका नैदानिक जो आपका शिक्षण है उसके तहत आपका बोला जाता है। तो इसमें काम क्या होता है कि आप जितनी भी परेशानियां हैं बच्चे के अधिगमकर्ता के आती हैं, उन परेशानियों पर आप विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। और विजय प्राप्त इसलिए करते हैं कि आपको आवश्यक मदद है उसको बताया जाता है, जो आप उपलब्ध करें, ठीक है, उपलब्ध करवाएं उस बच्चे के लिए। बच्चे का क्या प्रॉब्लम रहा, क्या वहां पर उसका कमजोर स्टैंडर्ड रहा, उस पर फोकस करते हुए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, मद्देनजर वहां रखनी है। तो ये पार्ट इसमें जाएगा। इसमें इन बातों को तवज्जो नहीं देंगे कि टू टीच द लेसन अगेन, यानी पाठ को दोबारा पढ़ाना, ये टू असेस द लर्निंग गैप्स, आप वहां पर जो आपके अधिगम के अंतराल है उनका आकलन करना, ये तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत रह जाता है, या बच्चों की मेमोरी को टेस्ट करना, ये इवेल्युएशन का नेक्स्ट फेज होता है, उसमें आपका शामिल रखा जा सकता है। अगले सवाल पे आ जाएं, करेक्ट द एरर वाला। तो बेटा ये सवाल है स्पोर्टिंग एरर या कॉमन एरर में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ कंपैरिजन या इंटरचेंज ऑफ डिग्री का सवाल वहां पर आपका बनता है। और यहां अगले ने कहा क्या है, इस चीज को परखना। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे लंबे लड़कों में से एक लड़का है,
ठीक है, उसकी बात यहां पर आपको वहां बताई गई है। तो ये जो 5-2-5 वाला पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आप गौर करें, यहां से पकड़ में आएगा वन ऑफ द के साथ में जो आपका सुपरलेटिव आ जाता है, तो ये जो नाउन वर्ड होता है ये बेटा प्लूरल होता है, एक वचन या सिंगुलर वहां पर नहीं बनता है। तो ये वन ऑफ द टॉलर बॉय नहीं आएगा, वन ऑफ द टॉल बॉय, ये तो स्ट्रक्चर टोटली गलत दिए, सुधार वाला पार्ट केवल यहां जाएगा, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। अगले सवाल पे आ जाएं आपका वहां पर, यहां हमसे क्या पूछा गया है, लिटरेरी टर्म पूछा गया है, फिगर ऑफ स्पीच वहां पर पूछा गया है, ठीक है, या पोइटिक डिवाइस है, उसको हमारे यहां पर साथ में रखकर आपका दिया गया है, ठीक है। तो सवाल अपने पास में क्या है कि द सेंटेंस द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, वह वाक्य जो कि वहां पर यह कहा गया कि कलम है, कलम ज्यादा ताकतवर है बजाय किसके, आपके तलवार के। अगर इस चीज को अपन देखते हैं तो आप ये देखो, कलम यहां किसके लिए काम आ रहा है, कलम वहां पर आपका काम आ रहा है राइटर के लिए, लेखकों के लिए काम में लिया जा रहा है, राइटर एक वचन, राइटर्स आपका बहुवचन, और ये जो स्वॉर्ड है, ये जो तलवार आपका है, ये काम में लिया जा रहा है स्ट्रेंथ में, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा या शक्ति है उसके साथ में यहां पर इसे आपका काम में लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप गौर करें, जब शब्द की जगह दूसरा शब्द लिख दिया जाए, उसे इंग्लिश में अपन नाम देते हैं मेटोनिमी का। इसमें कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें प्ले ऑफ वर्ड्स नहीं है, इसमें कोई व्यंग आपका कसा हुआ नहीं, ठीक है। एक अच्छा शब्द सीख गए, मेटोनिमी आपका। नंबर 5 to 7 पे आ जाएं आपका, यहां पर अपने पास में एक वर्ड है, उसका मीनिंग आपसे पूछा गया, तो ये जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, उल्टे तरीके से पूछा गया। उल्टे तरीके से पूछने का मतलब समझे बच्चा आपका, वहां पर यह पैटर्न ऐसा होता है जहां पर अगला हमें एक तरफा बातें हैं वो नहीं कहता है, आपका वाइस वर्सा में पूछ सकता है, सेंटेंस देके वन वर्ड ले ले, या वन वर्ड देके हमसे सेंटेंस या फिर वाक्य वहां पर बुलवा ले, या फिर वाक्य पहचानने के लिए कह दे, ठीक है। तो ये जो कैकाफोनी है, कैकाफोनी क्या होता है, जब आपको ऐसी आवाजें, ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनका मिक्सचर आता है, जिनका मिश्रण वहां पर आपका आता है, कैसी आवाजें जो बिल्कुल कर्कश हैं, कठोर हैं, और साथ में बिना किसी सामंजस्य के होती हैं, ठीक है, उन्हें इस नेचर में रखा जाता है। ये नेचर किसमें आ गया आपका वहां पर, हार्श और डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स में आ जाएगा। तो इसमें सुंदर आवाज की बात नहीं है, भ्रम की स्थिति इसमें नहीं है, या फिर अचानक रोशनी आ जाए आपकी आंखों के समक्ष, वो भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक। अगले सवाल पे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्थोंग। ये बच्चा अपने पास में सवाल बनता है, इसे अपन पढ़ते हैं आपका फोनेटिक्स का, ठीक है, मतलब आपकी लिपि है, ध्वन्यात्मक अवस्था है, उसके साथ में से आपका जोड़कर रखा जा सकता है। तो निम्नांकित में से कौन सा ऐसा है जो कि डिप्थोंग है, जिसमें वाउल ग्लाइड कह सकते हैं, दो वाउल्स या जो दो स्वर हैं उनको साथ में रखने वाली बात यहां पर बताई जा सकती है। तो इस पैटर्न को अगर आप चेक करते हैं बच्चा, तो वहां पर इसमें ये एकमात्र ये डिप्थोंग या वाउल ग्लाइड है आपका, बाकी ये है, ये प्योर वाउल या मोनोप्थोंग है, ये भी प्योर वाउल या मोनोप्थोंग है, ये भी आपका प्योर वाउल या मोनोप्थोंग के नेचर में काउंट किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाएं, 5 to 9 का सवाल है, ये अपने पास में CLT या फिर CELT का है, अर्थात कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का है, टीचिंग मेथोडोलॉजी का पार्ट, पेडागोजी का पार्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहां जो 5 to 9 की बात अपन वहां पर करते हैं, ठीक है, इसमें पढ़ना, द मेन एम्फेसिस, जो आपका मुख्य जोर डाला जा रहा है किस पर बताओ, देखें आपका वहां पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर है, जिसे CLT का नाम दिया जाता है। ये मेथड है, ये पद्धति है, ये विधि है, मूलतः किस बात पर फोकस करती है, मूलतः किस बात पर आपका ध्यान वहां पर केंद्रित करती है, ठीक है। अगर इस चीज को अपन वहां पर परखते हैं तो सुनना जरा, ये हमारी CLT बात करती है किसके लिए, फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता के लिए, और साथ में जो आपका मीनिंगफुल इंटरएक्शन है, अर्थप्रद जो आपका परस्पर क्रिया है, उसके साथ में से आपका जोड़ा जाता है। तो CLT अपने फॉर्म पे, स्ट्रक्चर पे बाद में ध्यान देती है, सिंटैक्स या स्ट्रक्चर पे बाद में ध्यान देती है, एक्यूरेसी पे बाद में ध्यान देती है, बल्कि ये ध्यान देती है आपका मीनिंग पे, इसमें मीनिंग पैरामाउंट होता है। फ्लुएंसी, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे ये ध्यान देती है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पे इसका ध्यान वहां पर कम रहता है या सेकेंडरी रहता है, दूसरे स्तर पर देखा जाता है आपका। फिर अगले सवाल पे आएंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 530 पे, he decided to abstain from voting in the election। तो यहां पर ये प्रेपोजिशन का सवाल है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का सवाल इसमें आपको वहां पर देखने को मिल रहा है,
ठीक है, यहां से आप पकड़ में आएंगे कि जो एब्स्टेन है, एब्स्टेन का मतलब होता है निवृत्त होना, ठीक है, उस चीज से आजाद होना, उस चीज से आपका वहां पर मुक्त हो जाना, ये पैटर्न इसमें देखने को मिलता है। एब्स्टेन अपने साथ में जो फिक्सेशन लेता है, वो फिक्सेशन में हमेशा बच्चा क्या लेगा, आपका फ्रॉम लेगा। तो ये पूरा सही है, इसमें कोई एरर वहां आपको देखने को नहीं मिलता है। यहां विद नहीं होगा, यहां इन नहीं होगा, यहां पर आपका टू बी आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगले पैटर्न पे चलें, आपका वहां पर 5-3-1 पे, ठीक है। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, इस वाक्य का जो प्रकार है उसको पहचानिएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो यहां पर ये सेंटेंस है वो अपने पास में क्या है, कंडीशनल है, ठीक। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस होने के नाते हमें ये नहीं पूछा कंडीशनल में क्या दिक्कत है, हमें सेंटेंस का टाइप वहां पर पूछ लिया गया कि ये सिंपल सरल है, कंपाउंड आपका वहां पर संयुक्त है, या कॉम्प्लेक्स आपका वहां जटिल या मिश्रित है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दोनों का मिश्रण हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो ये ध्यान देना बेटा, जब अपने पास में एक मैन क्लोज होता है और एक सब क्लोज होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक आपका डिपेंडेंट क्लोज वहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर ये जो कंडीशनल वाला नेचर होता है, इसमें मैन क्लोज और सब क्लोज का काम होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का काम होता है। और जब ऐसे दो क्लोजेस साथ में मिल जाते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, सिंपल सिंगल क्लोज में आ जाता है। कंपाउंड में दोनों ही मैन क्लोज होते हैं आपका, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो इन दोनों का मिश्रण वहां पर आपका देखने को मिलता। बहुत अच्छा और शानदार सेंटेंस है। इससे आपको सीखने को मिला कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उन्हें आप किसके अंतर्गत रखेंगे बेटा, कंपाउंड के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, 5-3-2। थोड़ा सा स्पीड स्लो की है, पीछे वाली क्लासेस के मुकाबले बच्चों को लगा कि सर बहुत तेज ट्रेन दौड़ रही है, शताब्दी एक्सप्रेस बना दी आपने, तो थोड़ा स्पीड मैंने हल्की सी कम कर दी। आपका 532 का जो सवाल आपका है, द एबिलिटी, ये जो योग्यता है आपकी, जहां पर आप स्विच करें, स्विच का मतलब चेंज करें, किसमें, बिटवीन टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं में, या डायलेक्ट्स, दो क्षेत्रीय भाषाओं में, जो कि उस सिचुएशन या स्थिति पर आपका आधारित हैं और उसे आपका जाना जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज की वैरायटी है, उसकी बात हमें वहां पर बताई जाती है। इस वाले टर्म में जो वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज है, उसका नेचर आपको वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अंतर्गत इस चीज को वहां बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज है, भाषा की जो भिन्नता है, भाषा की जो आपकी वहां पर आपका विविधता का पार्ट आता है, वो इसके मद्देनजर आपका रखा जाता है। क्लियर। अब यहां पर चेक करना चाह रहा कि अपने पास में जब दो भाषाओं के बीच में आप क्या कर रहे हैं, बदलाव लेकर आ रहे, स्विच कर रहे, तो सीधी सी बात है, भाषा के लिए अपने पास में टर्म काउड आ रहा है, काउड को आप मिक्स नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, स्विच, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से तामिल, तामिल से अंग्रेजी, उसको स्विच करने का काम इसके अंतर्गत आपका वहां पर रखा जाता है। तो इसमें जो आंसरेबल सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन रहेगी काउड स्विचिंग। बेटा ये फर्स्ट ग्रेड का जो आपका पेपर होता है, उसके सब्जेक्ट के पेपर में भी ये सवाल पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में भी इससे जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है, L1 और L2 में भी इससे जुड़ा हुआ सवाल वहां पर बनता है। तो ये तीनों ग्रेड में और थर्ड ग्रेड के तो दोनों पार्ट के अंदर ये काम का सवाल बनता है। अगले सवाल पे आए आपका 5-3-3। ये सवाल अपने पास में वर्ड फॉर्मेशन का है, शब्द निरूपण का है, और वर्ड फॉर्मेशन के अंदर भी बेटा आपको वहां पर किसकी बात बताई जाती है, वो जरा सुन लीजिए। ये अपने से अगला चाहता है सवाल प्रीफिक्स का, अर्थात उपसर्ग का सवाल हमसे वहां पर चाहता है। क्या कहा, द प्रीफिक्स, जो उपसर्ग काम में लिया गया, MAL, ये जो उपसर्ग आपका वहां पर काम में आया, वर्ड मैल फंक्शन एंड मैल न्यूट्रिशन, मैल फंक्शन में MAL और मैल न्यूट्रिशन में आपका क्या वहां पर MAL। तो इस उपसर्ग के मायने क्या होते हैं, हमेशा ध्यान देना, अंग्रेजी में जब भी प्रीफिक्स लगता है तो हर प्रीफिक्स अपना मीनिंग देता है। इंग्लिश लैंग्वेज में सफिक्स अपना मीनिंग दे जरूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका प्रीफिक्स डेफिनेटली डैम श्योरिटी के साथ में क्या देगा, आपका वहां पर मीनिंग जरूर देगा। तो आप यहां पर फंक्शन है मतलब सही कार्य चल रहा है, मेल फंक्शन का मतलब जब कार्य प्रणाली गड़बड़ा गई है, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है, और मैल न्यूट्रिशन का मतलब जिसे आप कुपोषण के नाम से वहां पर जानते हैं, उसके मद्देनजर इसे रखा जाता है। तो मैल यहां पर बुरे के लिए वहां काम में लिया जाता, तो फैक्टर यहां पर गौर करना, ये चीजें नहीं देगा, ठीक है। जैसे मैनी का है, लाज का है, गुड का है, ये मैनर इसमें हमें देखने को वहां पर नहीं मिलेगा। अगले सवाल पे आ जाएं, चूज द सिनोनिम फॉर मेलिफ्लुअस, ठीक है। तो यहां पर गौर करें, अपने पास में आपका सिनोनिम समानार्थी शब्द है, और किसके लिए बताओ, आपका
मेलिफ्लुअस के लिए, ठीक है। तो जब आप मेलिफ्लुअस है उसका सिनोनिम चाहते हैं तो वोकैबुलरी पार्ट में अगले ने आपसे वहां पर सवाल पूछा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको पहले इसका मेलिफ्लुअस का खुद का अर्थ तो पता होना चाहिए ताकि आप इजीली इसकी जानकारी दे सके, ठीक है। मेलिफ्लुअस का जो पार्ट निकलता है उसमें बहुत बार अपन एक गलती करते हैं, और गलती या मिस्टेक वहां पर क्या करते हैं वो सुनिएगा बेटा, कि हमें इसका जो शाब्दिक पार्ट है ना वो पता ही नहीं होता है, और हम इसके इर्द गिर्द कोई छोटा बड़ा ऐसा जो पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद में उसे अच्छा मान लेते हैं। मेलिफ्लुअस वो होता है जो छलावा होता है। किस चीज का छलावा? सीधा मत देखना, जैसे सुनने में अच्छा लगता है, कर्णप्रिय होता है, लेकिन उसका अंदरूनी भाव अच्छा नहीं होता है, उसे अपन कहते हैं मेलिफ्लुअस। भाव भाव में बह गए, बहुत अच्छा लगा, अब क्या बोला नहीं पता, ठीक है। हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, उस पैटर्न को अपन किसका नाम देते हैं वहां पर? मेलिफ्लुअस का नाम देते हैं। तो जो स्वीट साउंडिंग, मीठा लगने वाला है, प्यारा लगने वाला है, वो इसके अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाएं जरा आपका वहां पर। नेक्स्ट सवाल है कि आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में आपका दिया हुआ है। नरेशन का सवाल है, रिपोर्टेड स्पीच का सवाल है, वाइस वर्सा में आपसे पूछा हुआ है, विपरीत अंदाज में आपसे वहां पर पूछा हुआ है। सवाल आपके पास है, शी आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर विद हर होमवर्क, और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल आपको वहां पर बच्चा देखने को मिला है। तो आपका पहला काम तो यही होगा कि आप इस सवाल को पहचाने कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा। तो सेंटेंस अपने पास में बच्चा वहां पर है प्रश्नवाचक है, ठीक है। प्रश्नवाचक में भी आप ये देखेंगे कि वुड किससे बनता है? विल से, और प्रश्नवाचक में विल कहां आएगा? पहले आएगा। तो यहां से ये सोल्व हो जाएगा। आप इसे वुड से नहीं कर सकते, बाहर करो। इसे आप विल से कर सकते हो, लेकिन असर्टिव थोड़ी बनाओगे, साधारण थोड़ी बनाओगे, प्रश्नवाचक है आपका वहां पर, ठीक है। फिर यहां डू से बिल्कुल नहीं कर सकते। अब अपना आंसर रहा इसके अंदर पार्ट ए वाला। अगर इस स्थिति को आप देखते हैं तो इसे चेक करके देखें। शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी विथ माय होमवर्क, उसने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे होमवर्क में मेरी मदद करेंगे। तो बच्चा आप सैड टू का पार्ट है प्रश्नवाचक में किस में आता है? आस्ट में आता है। सिंगल कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के आप इफ में लेकर गए। यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग किस में जाएगा? आई में। विल किस में जाना चाहिए? वुड में जाना चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर हेल्प रहेगा। मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो शी के अकॉर्डिंग हर में आ जाएगा। माई आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग किस में आएगा? हर में आ जाएगा। तो पूरा पैटर्न अपने पास में क्या निकला आपका? शी आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर विथ हर होमवर्क, ठीक। अगले पैटर्न पे आ जाए आपका। द टर्म बॉटम प्रोसेसिंग इन रीडिंग इन्वॉल्व्स, ये हमारे पास में टीचिंग मेथोडोलॉजी का सवाल है, टीचिंग मेथड्स का है, पेडागॉजी का सवाल है, कम्युनिकेशन स्किल्स का सवाल है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश का सवाल है। इन सब चीजों में इसे असिमुलेट किया जा सकता है कि जो मेरे पास में टर्म आया, ये जो विषय वस्तु मेरे पास में बनी आपकी वहां पर कि बॉटम अप प्रोसेसिंग है, वो रीडिंग में वो क्या होता है। बॉटम अप का मतलब ये होता है कि आपने किसी बंदे से कुछ सुना या किसी बंदे ने आपको कुछ लिख कर दिया और उसको उसने अपनी भाषा में क्या कर दिया? इनकोड कर दिया, उसने उसका कूट लेखन कर दिया। अब इस कूट लेखन को आप क्या करते हो? वहां पर विवेचित करते हो, खोलते हो, अंडरस्टैंड करते हो। तो इनकोडिंग का आप क्या करोगे? डिकोडिंग करोगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर की जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है आईसीटी वाली, उसके अंदर 0-1 का जो बाइनरी डिजिट होता है उसका क्या किया जाता है? आपका कूट विवेचन वहां पर करवाया जाता है। ये एक पैटर्न उसके साथ में आपका देखकर दिया जाता है। तो अगले ने ये कहा जो टर्म मेरे पास आता है बॉटम अप प्रोसेसिंग का, ठीक है, जो रीडिंग में आता है उसमें हम किसको शामिल वहां पर करते हैं, किसको वहां पर इंटीग्रेशन के साथ में आपका रखते हैं, ठीक है। तो यहां चेक करना जरा, इस वाले पैटर्न विशेष के अंदर या इस वाली बातचीत के अंदर हमें कोडिंग डिकोडिंग को देखना है। तो आप ये कह रहे हैं डिकोड कर रहे हैं, टेक्स्ट को कर रहे हैं, ठीक है, जहां अक्षरों से शब्दों तक और शब्दों से वाक्यों तक, मतलब छोटी से बड़ी चीज तक जाते हैं। इसका आपका बॉटम अप प्रोसेसिंग का मतलब बिल्कुल पेंदे से चल रहा है। तो अपनी मॉर्फोलॉजी में सबसे छोटा हिस्सा क्या है? लेटर्स या अक्षर है। उससे बड़ा हिस्सा क्या है? वर्ड्स है। उससे बड़ा हिस्सा क्या है? आपका सेंटेंसेस। तो दो चीजें याद रखें, इनकोडिंग डिकोडिंग, फिर क्रम याद रखें, लेटर्स टू वर्ड्स टू सेंटेंसेस। ये चीज आपको इसमें नजर आएगी। बहुत बार हमें ये पता नहीं होता है कि ये सवाल किसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो ये जो जानकारियां आपको यहां छांट कर हम लोग दे रहे हैं वो आपके दिमाग में पूर्णतया वहां बनी रहनी चाहिए। यहां गौर करो, विच वर्ब फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द मॉडल्स मस्ट एंड शुड।
यहां पर ये क्या है आपका वर्ब का पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और सिंपली आप इसे मॉडल ऑक्सिलियरी का क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा वर्ब के अंदर भी ये सवाल किसका है आपका, नॉन फाइनाइट का सवाल है, ठीक है। फाइनाइट वर्ड का सवाल वहां पर नहीं है। नॉन फाइनाइट में ये देखो कि शुड या मस्ट ये अपने पास में मॉडल ऑक्सिलियरी है, और मॉडल ऑक्सिलियरी अपने साथ में क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इंग्लिश में, अकेले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जब वो टेंस की जानकारी नहीं देता उसे बे इंफिनिटिव कहते हैं। टू इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जेरेंट का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वहां पर क्या रहता है, जहां पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, V3 होता है, तो यहां पर बेर इंफिनिटिव केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला जाएगा। अगले सवाल पे आ जाएं। द फ्रेज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, अभी आरपीएससी ने भी ये सवाल बेटा पूछा आपका वहां पर, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट और बन जाता है, पुराने पेपर्स में से सवाल आपके वहां पर बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंतर्गत ये चीज आपकी जानकारी में होनी चाहिए। जो फ्रेज या वाक्यांश है कौन सा, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब मध्य रात्रि को आपका ऑयल को या तेल को जलाना, ठीक है। अगर इसकी चर्चा अपन वहां पर करते हैं बेटा, इसमें देखना हम क्या कह रहे हैं आपका, कि जब आप देर रात तक कार्य करते हैं, ठीक है। ऑयल जलाने का मतलब ऐसा थोड़ी कि आपके पास ढेर सारा तेल आपने जला दिया छोड़ दिया, नहीं, ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता है आपका, चिमनी या लालटेन जलाई जाती थी, तो जो आदमी 10-11 बजे तक अपना काम निपटा के सो जाता था, तो चिमनी या लालटेन को बुझा देता था आपका, ठीक है। अब देर रात तक रोशनी करने का मतलब कोई ना कोई काम तो है, जबरदस्ती तो किसी के ऐसा है नहीं कि फालतू के पैसे आए हुए उड़ा दे आपका वहां पर। तो मिडनाइट टाइम पे आपका ऑयल को बर्न करने का मतलब है कोई बंदा काम कर रहा है, महत्वपूर्ण काम कर रहा है, रातों को जागकर काम कर रहा है, इसका मतलब वो वहां पर हार्ड वर्क का काम वहां कर रहा है, ठीक है। तो आप लेट वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, टू स्टे अप लेट वर्किंग के साथ इसे जोड़ा जाएगा। टू वेस्ट फ्यूल, ईंधन को बर्बाद करने का नहीं है। टू सेट ए बिल्डिंग ऑन फायर, ठीक है, किसी इमारत में आग लगाने का काम नहीं है। टू सेलिब्रेट वाइल्डली, जंगली तरीके से इसे महोत्सवित करने का काम भी इसमें शामिल किया नहीं जाता है। चूज द एंटोनिम फॉर क्लैंडस्टाइन, ठीक है, इसका एंटोनिम आपको वहां क्या करना है, चूज करना है, उसके अंतर्गत ये चीज आपको वहां पर देखनी है। तो ये जो पैटर्न अपने पास में आ रहा है, ये सवाल एक्चुअल में विलोम शब्द के रूप में आपका है, वोकैबुलरी सेक्शन का ही है। अपोजिट कह दें, डिफरेंट इन मीनिंग कह दें, या फिर जो क्वेश्चन में हमें वर्ड दिया गया बच्चा कौन सा, एंटोनिम, उसे इसके साथ रखा जा सकता है। तो आपको एंटोनिम चूज करना है किसके लिए, क्लैंडस्टाइन के लिए। तो क्लैंडस्टाइन क्या होता है, जहां पर चीजों को आपका छुपा दिया जाता है, ठीक है, ढक दिया जाता है, तो उसका उल्टा होता है जो चीजें बिल्कुल खुली होती हैं उन्हें ओपन के नाम से जानते हैं। सीक्रेट रहस्य के लिए आता है। कवर्ड भी वहां पर आपके कहीं ना कहीं दुष्ट आवरण के लिए आता है। इलिसिट आपका अनैतिक अंदाज के लिए काम में लिया जाता है। तो एक सवाल आज के लिए अपन और कर लें आपका वहां पर, ठीक है। और ये जो सवाल अपने पास में आता है, ये आपका जीटी मेथड का है, टीसीजी मेथड का है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का सवाल आपके पास में आ रहा है कि द मेन लिमिटेशन, जो मुख्य आपकी सीमा आती है किसकी, अपनी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, ठीक है, वो कौन सी, मतलब कमी कौन सी है आपका वहां पर, इसका फोकस सबसे ज्यादा कहां रहता है, ठीक है, और कहां नहीं रहता, ये दो चीजें आपको वहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है। वो ये है कि ये सबसे ज्यादा, सवाल को ढंग से समझना, कहीं सवाल को गलत आप वहां पर नहीं कर ले। अपने पास में कम्युनिकेशन स्किल में 4 आपकी स्किल्स हैं, LSRW। ये रीडिंग और राइटिंग को वरीयता बहुत ज्यादा देता है, लिसनिंग और स्पीकिंग को इसके द्वारा वरीयता नहीं दी जाती। क्लियर आपका, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे यही इसकी सबसे बड़ी कमी है भाई, इसमें उच्चारण पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो फोकस कहां हुआ, ये भी तो कहना है, इसका फोकस ही इसकी कमजोरी बनी ना। कम्युनिकेटिव एबिलिटीज में है ही नहीं, ये नहीं है तो ओरल फ्लुएंसी नहीं, ये तो तीनों मिलते जुलते हो गए ना। इसका फोकस रहता है रीडिंग एंड राइटिंग पे, जिसकी वजह से लिसनिंग और स्पीकिंग क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है, और ये इसकी सबसे बड़ी कमी के रूप में वहां पर देखा जाता है, कमी के रूप में से आपका आंका जाता है। तो बेटा आज मैंने स्पीड थोड़ी स्लो की है, और सवालों का जो लेवल है वो धीरे 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 हम लोग बढ़ाते चल रहे हैं। मैंने कहा था कि 900 के आसपास तक आते आते आपके पास ऐसे सवाल आएंगे कि आपके पास एक बहुत बड़ी क्या बन जाएगी, आपकी वहां पर एक प्रैक्टिस सेट बन जाएगी, जिसके लिए आपको बाहर से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बार बार आप बच्चे मुझसे पूछते हैं कि गढ़वाल सर आप ये बता दीजिए कि हम प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक खरीदें। मैं फिर तुम्हें मना कर रहा हूं बेटा, अगर प्रैक्टिस की बुक खरीद रहे हो इससे बढ़िया तो एप्लीकेशन पे जाके हमारा कोर्स परचेज करो, उसमें आपकी हजारों की संख्या में क्या करवाई हुई है, प्रैक्टिस करवाई हुई है।
क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज यहां भी हम क्या कर रहे हैं, आपका खूब प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जब आपको ऑथेंटिक चाहिए, खाली आंसर नहीं चाहिए, आंसर विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशन पे जाओ ना आप, ठीक है। कितनी अच्छी चीजें वहां पर आपको सिखाई गई हैं जो दूसरे एप्लीकेशन की कंपैरिजन में आपको वहां पर बेटर से बेटर मिलने वाली है। तो मिलता हूं आपका वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में नए सवालों के साथ में। पार्ट 38 में 37 आज खत्म कर दिया है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहो बच्चा, मस्त रहो बच्चा और पढ़ते रहो बच्चा।